आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने वॉलीबॉल के सारे नियम ही बदल दिए। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि जुनून के आगे ना कद की कोई कीमत नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल की कहानी। देखिए वॉलीबॉल में ना दशकों से एक ही बात चलती आ रही है। एक तरह से कहे तो ये पत्थर की लकीर है। हाइट ही सब कुछ है। मतलब अगर कोई लंबा नहीं है तो वो टॉप पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये खेल है ही नेट के ऊपर की लड़ाई, जहां हर एक इंच कीमती है। तो जाहिर है ये हमेशा से लंबे खिलाड़ियों का ही खेल माना गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या फिर क्या हो अगर कोई ऐसा खिलाड़ी आ जाए जो इस सबसे पुरानी सोच को ही जड़ से उखाड़ फेंके? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान के वॉलीबॉल सेंसेशन यूजी निशिदा की। तो यूजी निशिदा की कहानी की शुरुआत किसी बड़े स्पोर्ट्स शहर या किसी बड़ी एकेडमी से नहीं होती। बिल्कुल एक साधारण शुरुआत थी। वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें हमेशा ही उनकी शारीरिक बनावट, उनकी हाइट की वजह से कम आंका गया। अब जरा इस बात को समझिए। वॉलीबॉल में एक पोजीशन होती है ऑपोजिट हिटर। ये टीम का मेन स्कोरर होता है और आमतौर पर इनकी हाइट 1.9 मीटर यानी 6 फुट 3 इंच से भी ज्यादा होती है। क्यों? ताकि वो नेट के ऊपर से आसानी से विरोधी टीम के ब्लॉकर्स के ऊपर से बॉल को मार सके। और निशिदा, वो थे 1.86 मीटर यानी लगभग 6 फुट 1। बस इसी वजह से जो स्काउट्स होते हैं ना, वो उन्हें हमेशा अंडरसाइज्ड कहकर नजरअंदाज कर देते थे। उनकी नज़र में निशिदा उस खांचे में फिट ही नहीं होते थे जो टॉप लेवल वॉलीबॉल के लिए जरूरी है। लेकिन निशिदा के दिल में एक हीरो था, एक प्रेरणा, और वो थे कुनिहिरो शिमिजू। शिमिजू भी बिल्कुल निशिदा की तरह एक लेफ्ट हैंडेड पावर हाउस ऑपोजिट थे। वो 2 बार ओलंपिक्स खेल चुके थे और जापान टीम के कैप्टन भी रह चुके थे। उन्हें देखकर निशिदा को एक उम्मीद मिली, एक यकीन हुआ कि हाँ, एक रास्ता है। शिमिजू उनके लिए एक रोल मॉडल बन गए, एक ऐसा टारगेट जिसे उन्हें चेज करना था। तो अब कहानी आगे बढ़ती है निशिदा के टीनेज सालों की तरफ, और यहाँ उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो आसान तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि कह सकते हैं कि उन्होंने जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी शर्तों पर महान बनना था। अब देखिए, जापान में ना कुछ हाई स्कूल वॉलीबॉल के पावर हाउस माने जाते हैं। मतलब देश के सारे बेस्ट खिलाड़ी वहीं से निकलते हैं। कोई भी टैलेंटेड खिलाड़ी वहीं जाना चाहेगा, है ना? पर निशिदा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने चुना काइज हाई स्कूल को, एक ऐसा स्कूल जिसका वॉलीबॉल में दूर दूर तक कोई बड़ा नाम नहीं था। उनका मकसद साफ था। वो ये साबित करना चाहते थे कि कामयाबी किसी बड़े नाम की मोहताज नहीं होती। महानता वो काम से आती है, नाम से नहीं। और उनका जो ट्रेनिंग शेड्यूल था ना, वो सच में पागलपन था। मतलब वो अपनी स्कूल टीम के साथ तो खेलते ही थे, साथ ही एक लोकल अंडर 19 क्लब के लिए भी ट्रेनिंग करते थे। सोचिए, एक ही वक्त पर 3-3 अलग टीमों के साथ प्रैक्टिस, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस मिल सके। वो चुपचाप उन जगहों पर खुद को तराश रहे थे जहां किसी की नजर तक नहीं पड़ रही थी। और फिर इतनी मेहनत के बाद वो दिन आया, वो पल जब निशिदा ने प्रोफेशनल वॉलीबॉल की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। और यकीन मानिए, ये कोई मामूली डेब्यू नहीं था। ये एक ऐसा धमाका था जिसने रातों रात खेल के सारे समीकरण ही बदल दिए। तारीख थी 6 जनवरी 2018। जे-टेक स्टिंग्स के लिए उनका पहला प्रोफेशनल मैच। और उस तथाकथित अंडरसाइज लड़के ने अपने पहले ही मैच में 26 पॉइंट स्कोर किए। ये सिर्फ एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, ये एक ऐलान था। उन्होंने सबको बता दिया कि वो यहाँ सिर्फ खेलने नहीं आए हैं, वो राज करने आए हैं। और ऐसा नहीं था कि बस एक मैच का कमाल था। नहीं, सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्हें वी लीग में बेस्ट न्यू प्लेयर का अवार्ड मिला, फिर कुराशिकी टूर्नामेंट में भी बेस्ट न्यू प्लेयर का अवार्ड मिला। और कमाल तो तब हुआ जब 25 मई 2018 को उन्होंने जापान की नेशनल टीम के लिए डेब्यू किया और उन्हें सीधे स्टार्टिंग लाइनअप में शामिल कर लिया गया। एक रुकी के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और जब वो इंटरनेशनल स्टेज पर पहुंचे ना, तो उनका असर और भी जबरदस्त था। सोचिए, सिर्फ 19 साल की उम्र में वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के एक ही मैच में 30 पॉइंट स्कोर करने वाले सबसे यंग प्लेयर बन गए। उन्होंने जापानी वॉलीबॉल की पूरी कहानी ही बदल दी थी कि एक जापानी खिलाड़ी क्या कुछ हासिल कर सकता है। और देखिए, उनकी खासियत सिर्फ जोरदार स्पाइक्स ही नहीं थी, उनकी सर्विंग भी एक घातक हथियार थी। 2019 की वॉलीबॉल नेशंस लीग में उन्होंने एक ही मैच में
7 एस सर्व किए। ये एक नया टूर्नामेंट रिकॉर्ड था। उनकी सर्व इतनी पावरफुल थी कि किसी भी टीम के डिफेंस को तहस नहस कर सकती थी। मतलब एक एस का मतलब सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है कि आपने सामने वाली टीम को अटैक करने का मौका तक नहीं दिया। बहुत जल्द निशिदा का असर कोर्ट के बाहर भी दिखने लगा। जापान में एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे है हाइक्यू, उसमें भी एक छोटे कद का हीरो है शोयो हिनाटा। लोग निशिदा की तुलना हिनाटा से करने लगे। उन्होंने अपनी तथाकथित कमी यानी अपने छोटे कद को एक जश्न मनाने वाली चीज बना दिया। फिर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया और देखते ही देखते वो लाखों युवा फैंस और नए खिलाड़ियों के लिए एक रियल लाइफ हीरो बन गए। अब निशिदा के करियर में एक नया मोड़ आता है, एक नया चैप्टर। वो जापान से निकलकर दुनिया की सबसे मुश्किल वॉलीबॉल लीग में से एक इटली की सीरी ए में पहुंचते हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ा टेस्ट था। एक नई लीग, एक नई भाषा और एक बिल्कुल नया चैलेंज। लेकिन इटली में उनकी शुरुआत वैसी नहीं हुई जैसी उन्होंने सोची थी। काफी मुश्किलों भरी थी। अगस्त 2021 में वो वहां पहुंचे और कुछ ही वक्त बाद उनके टखने में चोट लग गई। ठीक होकर वापस आए ही थे कि नवंबर में उन्हें पिंडली में चोट लग गई। मतलब एक के बाद एक चोटें, और वो भी घर से हजारों मील दूर एक नए देश में। ये उनके लिए फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पर जैसा कि हम जानते हैं, निशिदा हार मानने वालों में से नहीं है। जनवरी 2022 में जब वो कोर्ट पर वापस लौटे तो उन्होंने एक ऐसा कमबैक किया, एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया जिसने इटली में उनकी जगह को लेकर उठ रहे हर एक सवाल का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और वो जवाब क्या था जानते हैं? मोन्जा के खिलाफ एक ही मैच में 8 एस। ये सीरी ए का एक नया रिकॉर्ड था। इस परफॉर्मेंस ने ये साबित कर दिया कि चोटें उन्हें तोड़ नहीं पाईं, बल्कि उन्होंने निशिदा को और भी ज्यादा शार्प और भी खतरनाक बना दिया था। उन्होंने एक मुश्किल दौर को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां निशिदा सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रह जाते, वो एक लीडर बन जाते हैं, जापानी वॉलीबॉल के एक नए दौर का चेहरा बन जाते हैं और अपनी लेगेसी को और भी मजबूत करते हैं। 31 दिसंबर 2022 को उन्होंने एक और बड़े पारी की शुरुआत की। उन्होंने शादी की जापान की महिला वॉलीबॉल टीम के कप्तान सरीना कोगा से। अब ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये असल में जापान के वॉलीबॉल पावर कपल का मिलन था। दो ऐसे एथलीट जो अपने अपने खेल के टॉप पर थे और जो मिलकर जापानी वॉलीबॉल के सुनहरे भविष्य का प्रतीक बन गए। और उनके आने का असर आप आंकड़ों में भी साफ साफ देख सकते हैं। सालों के सूखे के बाद निशिदा की पीढ़ी ने जापान को 2024 वीएनएल में एक ऐतिहासिक सिल्वर मेडल दिलाया। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। इस मेडल ने वर्ल्ड लेवल के बड़े टूर्नामेंट्स में जापान का लगभग 50 साल का मेडल का सूखा खत्म कर दिया। आज हालत यह है कि उनकी वजह से जापान में वॉलीबॉल के स्टेडियम फिर से हाउसफुल हो रहे हैं और बच्चों की एक पूरी नई पीढ़ी इस खेल से जुड़ रही है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, ज्यादा जरूरी क्या है? कोई कितना ऊंचा कूद सकता है या वो उम्मीदों की सीमाओं को कितना पीछे धकेल सकता है? मेरे ख्याल से यूजी निशिदा की कहानी इस सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब है।